नमस्कार। न्यूज़ार के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। भारत विश्व गुरु बने ना बने, लेकिन आबादी में नंबर 1 जरूर बन गया है। इसने चीन को पीछे छोड़ते हुए यह तगमा हासिल कर लिया है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अब चीन के मुकाबले भारत में करीब 30 लाख लोग ज़्यादा हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो 2023 में भारत की जनसंख्या 142 करोड़ 86 लाख है, वहीं चीन की जनसंख्या 142 करोड़ 57 लाख ही है। इस तगमे पर सीना फुलाएं या मुंह छिपाएं, समझ में नहीं आ रहा। आज इसी कार्यक्रम में यही समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए मुद्दा ऑन टाइम में शुरू करते हैं। हम हैं नंबर 1। अब भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड UNFPA की रिपोर्ट में सामने आया है कि भारत में अब चीन के मुकाबले करीब 30 लाख लोग ज्यादा हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत की जनसंख्या 142 करोड़ 86 लाख है, वहीं चीन की जनसंख्या 142 करोड़ 57 लाख ही है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। भारत बना नंबर 1, जनसंख्या में मिला विश्व में पहला स्थान, चीन को मात देकर लिया तमगा। UNFPA की रिपोर्ट में आया सामने, चीन से ज्यादा है भारत की जनसंख्या। इस साल करीब 30 लाख लोग हैं, चीन से अधिक। क्या भारत की जनसंख्या नीति हुई फेल, या वोट बैंक की राजनीति में हुआ खेल? आखिर किसका है घालमेल? तो अब हम नंबर 1 हो गए हैं। अपने पड़ोसी दोस्त कम दुश्मन देश चीन को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल आए। जनसंख्या के मामले में कई दशकों से आगे रहा चीन अब पीछे हो गया है। इसे भारत की प्रजनन क्षमता की कुशलता कहें या फिर सरकार द्वारा बनाई गई जनसंख्या नीति का फेल्योर, समझ में नहीं आता। समझ में तो यह भी नहीं आता कि इस बात को लेकर अपना सीना फुलाएं या दोनों हथेलियों के बीच अपना मुंह छिपाएं। समझ में यह भी नहीं आता कि जिस देश में करीब 20 से 25 करोड़ की आबादी प्रतिदिन 27 रुपया से भी कम खर्च करने की स्थिति में नहीं है, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन कर रही है, उस देश को मिले इस तगमे को किसके गले में लटकाऊं? जिस देश में 2.5 से 3 करोड़ बेरोजगारों की फौज हो, उस देश को मिले इस तगमे को किसे दिखाऊं? खैर, UN के रिपोर्ट में एक बात तो सबसे महत्वपूर्ण है, वह है भारत में युवाओं की संख्या ज्यादा है। 14 साल तक की उम्र वाले लोगों की संख्या 25%, 10 से 19 साल तक के लोगों की संख्या 18%, 10 से 24 साल तक के लोगों की संख्या 26%, 15 से 64 साल के लोगों की संख्या 68%। यानी भारत में युवाओं की सबसे ज्यादा तादाद है। इसका इस्तेमाल सरकार उचित नीति बनाकर देश के विकास में कर सकती है, जिससे इस जनसंख्या विस्फोट से उत्पन्न परिस्थितियों को काबू में किया जा सकता है। स्पेशल डेस्क न्यूज़ार। तो अपने देश को विश्व गुरु बनाने की बात कही जाती है और ये कहा जाता है कि हमारा देश विश्व गुरु बन रहा है, लेकिन हमारा देश विश्व गुरु बने ना बने, लेकिन जनसंख्या में नंबर 1 हम जरूर बन गए। हालांकि सरकार लगातार ऐसा प्रयास करती रही है। तमाम जनसंख्या नीति 2052, 1952, 1971 और 2020 तमाम जनसंख्या नीति लेकर आई, लेकिन जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं कर पाई। वहीं चीन, जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश था, आज हम उसको पीछे छोड़कर आगे निकल गए हैं। यहाँ पर युवाओं की शक्ति है, यानी कि भारत में युवाओं की जनसंख्या ज़्यादा है। ये एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए, हमारे देश के लिए। हालांकि अगर जो जनसंख्या बढ़ रही है तो इसी हिसाब से बेरोजगारी भी बढ़ेगी, इसी हिसाब से संसाधन भी चाहिए। इसलिए जरूरी हो जाता है कि जनसंख्या को कंट्रोल करें। लेकिन कहां हम फेल हुए, आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं वो हैं संदीप वर्मा जी, बीजेपी नेता। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मलिक जावेद, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। रमेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं।
संदीप वर्मा जी, चीन से और किसी मामले में हम लोग आगे निकलें ना निकलें ये बात की बात है, लेकिन जनसंख्या में आगे निकल गए, क्या कहेंगे? जी जी जी, सही कह रहे हैं आपके, जनसंख्या में आगे निकल गए और लगातार इस पे कोशिश की जा रही है कि कैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो और हम इस जो ये बढ़ती जनसंख्या है इससे हमें छुटकारा मिले। तो आखिर कहाँ चूक गए? बढ़ती जनसंख्या से कहाँ चूक गए हम? क्यों नहीं कंट्रोल कर पाए, क्यों नहीं ब्रेक लगा पाए? हमसे ज्यादा जनसंख्या चीन की, उसने ब्रेक लगा दिया, हम क्यों नहीं लगा पाए? हम लगातार इस कानून को लागू करने में प्रयासरत हैं, मगर जो विपक्ष है वो लगातार इस कानून को लागू नहीं होने दे रहा है। और ये जनसंख्या का जो विस्फोट है, ये आप देवेंद्र जी देख रहे हैं, ये लगातार आज का और कल का, ये मतलब 2, 4, 5 सालों का नहीं है, ये तो लगातार 20 साल से 25 साल से इसकी आवाज उठ रही है जनसंख्या के नियंत्रण। कौन सा कानून है सर सरकार लागू करना चाह रही है और विपक्ष अड़ंगेबाजी कर रहा है? जी सर, आप ही से सवाल है, वह कौन सा कानून है सर जो सरकार लागू करना चाहती है लेकिन विपक्ष अड़ंगेबाजी करता है? सर, जनसंख्या कानून को लेकर सरकार प्रयासरत है और कई संगठन भी हैं जिन्होंने सरकार को इसका आग्रह भी किया है, मगर सरकार अपने सारे पैरामीटर चेक करके इसके बाद इसे लागू करेगी और पूरी कोशिश है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्दी सरकार इसे लागू करेगी। जी, सरकार जल्दी लागू करेगी और जब तक सोचेगी समझेगी तब तक तो हम लोग चीन से आगे निकल ही गए हैं। जी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मलिक जावेद जी भी हैं। ये तो बहुत नाइंसाफी है सरकार के साथ कि कोई अगर जो जनसंख्या नियंत्रण कानून सरकार लागू करना चाह रही है और विपक्ष अड़ंगेबाजी कर रहा है, ये तो अच्छी बात नहीं है सर। जी जी जी, मलिक जावेद जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आप जी अपने हेडफोन को दुरुस्त कीजिए वहां से। योगदान तो इन्हीं का ही है इसमें। जी जी, आप अपने हेडफोन को दुरुस्त कीजिए, आप इसे सही कीजिए, हम आपके पास आते हैं। ठीक है, हम आपके पास आएंगे मलिक जावेद जी, तब तक आप अपने हेडफोन को दुरुस्त कर लीजिए। देवेंद्र जी, ये कोई 2, 4, 5 साल से बढ़ती जनसंख्या नहीं है, लगातार जी कांग्रेस भी ठीक से। मलिक साहब अगर मेरी आवाज आ गई हो जी, मेरी बात सुन पा रहे हो तो आप जवाब दें। शायद ठीक हो गई है, अब आपकी आवाज हम तक पहुंचेगी। जी, आप अपना हेडफोन देख लीजिए सर, क्योंकि वहां से ही दिक्कतें हैं, यहाँ सारी चीजें दुरुस्त हैं। रमेश शर्मा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। जनसंख्या के मामले में हम चीन से आगे निकल गए हैं, हम हंसें या रोएं, क्या करें? देखिए, ये निश्चित रूप से ये हंसने रोने के अलावा एक चिंता का विषय है जी। कि निश्चित रूप से हम जनसंख्या में बहुत ज्यादा आगे निकल गए और ये मुद्दा पक्ष का, विपक्ष का और राजनीति का नहीं है। मैं जब बहुत छोटा था, मैंने नेहरू जी का भाषण सुना है कि उन्होंने उस समय जनसंख्या पर नियंत्रण करने की अपील की बात की थी। लेकिन अब मैं कुछ दिनों से ये देख रहा हूं कि जनसंख्या, हमारे यहाँ जो प्रजनन क्षमता है, हमारे यहाँ के बच्चे हैं, उससे ज्यादा करोड़ों की संख्या में यहाँ घुसपैठिए हैं। यहाँ नेपाल के लोग हैं, यहाँ चीन के लोग हैं, यहाँ म्यांमार के लोग हैं, यहाँ पाकिस्तान के लोग हैं, यहाँ बांग्लादेश के लोग हैं, यहाँ श्रीलंका के लोग हैं। आसपास जो भी समस्याएं आ रही हैं, श्रीलंका में समस्या हुई तो यहाँ लोग आ गए, म्यांमार में समस्या हुई तो यहाँ लोग आ गए, पाकिस्तान में हुई तो यहाँ लोग आ गए। तो ये जो हमारे यहाँ घुसपैठ हो रही है लगातार, मैं समझता हूँ इस लगातार घुसपैठ पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बांग्लादेश के घुसपैठिए असम में मंत्री बन गए, विधायक बन गए, वो यहाँ के मतदाता बन गए। कितने लोग ऐसे थे जो दोहरी उनकी नागरिकता थी। तो यहाँ अगर हम अपने आसपास नजर दौड़ाएं तो आपको सबको एक बच्चा और 2 बच्चा ही देखने को मिलेगा, और जिनके 1 बच्चे 2 बच्चे हैं वो भी विदेश में जाके रह रहे हैं। तो मुझे जो लग रहा है कि ये इस समय जो खतरा न केवल जनसंख्या विस्फोट का आ गया है, बल्कि इस बात का खतरा भी आ गया है
कि भारत का टैलेंट जो है वो विदेश जा रहा है, वो अमेरिका में जाकर के जॉब कर रहा है, लंदन में जॉब कर रहा है, कनाडा में जॉब कर रहा है। और ये जो बेकार किस्म के और गरीब किस्म के और ये जो ये अशिक्षित किस्म के लोग, वो नेपाल से लेकर के हमारी सीमा का ऐसा कोई देश नहीं है जिसका अशिक्षित नागरिक हमारे यहाँ ना हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान का कोई हाई डिग्री व्यक्ति यहाँ आकर के बड़ा इंजीनियर हो गया और बहुत कारखाना चला रहा है, या श्रीलंका का आदमी या नेपाल का आदमी आकर के या म्यांमार का आदमी आकर के या बांग्लादेश का आदमी, वहां से ये सारे कचरे आ रहे हैं और यहाँ आकर के बस्तियां बसा रहे हैं और तनाव प्रकट कर रहे हैं। न केवल रोजगार का तनाव प्रकट कर रहे हैं बल्कि सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न कर रहे हैं। उत्तराखंड में आपने देखा होगा कि पिछले दिनों नेपाल के नागरिकों और भारत के नागरिकों के बीच में झंझट हुई, बांग्लादेश के लोगों की असम और बंगाल में झंझट होती रहती है। तो कुल मिलाकर के रोहिंग्याओं को लेकर के कितनी समस्या खड़ी हुई, तो ये चिंता का विषय है और पूरे देश को जागरूक होने की जरूरत है और सीमा सुरक्षा बल को सतर्क करने की जरूरत है। जी, तो एक कारण जनसंख्या वृद्धि का तो आपने बता दिया, उसका निवारण भी बता दिया, लेकिन हंसी आ रही थी मलिक जावेद जी को। हम इस हंसी का राज जानना चाहते हैं जावेद साहब। जी, जैसा पहले था सर, जिस तरह से आप हंसे थे वैसा ही कर दीजिए, तभी आपकी आवाज आ पाएगी। जी जी मलिक जावेद जी, तब तक आप अपना कैमरा और हेडफोन दुरुस्त करें। हम संदीप वर्मा जी के पास जाना चाहेंगे। संदीप वर्मा जी, एक कारण और उसका निवारण हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय रमेश शर्मा जी ने दिया, और जो उचित है, सरकार वहां फेल है, क्यों? देवेंद्र जी, सरकार फेल नहीं है इसमें। ये आप देख रहे हैं लगातार कुछ ऐसे वर्ग हैं या ऐसा समाज है जिसकी जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और मैं उस वर्ग समाज की बात बाद में कीजिएगा सर। आप देखिए, बीजेपी पे ऐसे ही आरोप नहीं लग जाते हैं, वर्ग और समाज पे आ जाते हैं, एक वर्ग और एक समाज पे। बात जो घुसपैठिए की हो रही थी, रमेश शर्मा जी ने बहुत ही गंभीर विषय पेश किया है कि घुसपैठिए जो म्यांमार से आ गए, आपके पाकिस्तान से आ गए, श्रीलंका से आ गए, वहां पर सरकार फेल है। उन घुसपैठियों को अवसर मिल जा रहा है भारत में प्रवेश का, तो कहीं ना कहीं फेल्योर तो है ना सर? देवेंद्र जी, इसमें भी आप मेरे से बेहतर जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। यहाँ पे जब भी कोई घुसपैठ हुई है और जब सरकार ने उसे रोका है या उसे वापस भेजने का, जैसा कि अभी सरकार ने जो बिल भी लागू किया था एनआरसी, और मतलब इन लोगों को जब रोका जाता है तो विपक्षी या कुछ और ऐसे समाज के लोग हैं जो उनका सपोर्ट करते हैं, उन्हें घुसने में उनकी मदद करते हैं, और जब यहाँ से उन्हें बाहर खदेड़ा जाए तो उसमें भी वो अड़ंगा डालते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आप समझ रहे हैं, रमेश जी समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, यहाँ की जनता समझ रही है कि कुछ ऐसे विपक्ष के लोग हैं, कुछ विपक्ष की ऐसी पार्टियां हैं जो उस समाज को यहाँ पे शरण दे रहे हैं, यहाँ बुला रहे हैं, यहाँ बसा रहे हैं, और यहाँ की जनसंख्या को नियंत्रण करने में बिल्कुल लापरवाही इस वजह से ही हो रही है, उनकी वजह से। यदि वो सपोर्ट करें तो कोई बाहर से आना दूर, और जो यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ पे आके बसे हुए बांग्लादेश से, म्यांमार से, कहीं और किसी भी राज्य से या किसी भी और देश से, उन्हें यहाँ से बाहर निकाला जाए। मगर कहीं ना कहीं विपक्ष की जो भूमिका है इसमें, वो लगातार अब से नहीं, अब आप ये देखिए कांग्रेस की सरकार में बांग्लादेश से खूब घुसपैठ होती थी, अब तो फिर भी बहुत रोक लगी है, मगर कांग्रेस के जमाने में यहाँ कोई रोक टोक नहीं थी। नेपाल से, बांग्लादेश से, नेपाल से हमारे यहाँ इतने लोग आए हुए हैं, बांग्लादेश से इतने लोग आए हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने यहाँ अपने परमानेंट अपने एड्रेस बना रखे हैं, अपने जमीन ले रखी है, और तो जैसे रमेश जी कह रहे थे कि यहाँ पे वो एक कहीं ना कहीं पद पे है, किसी पार्टी में है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस समय करना मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस की छवि हमेशा ऐसी रही है, कांग्रेस ने इन सबको बढ़ावा दिया है। बढ़ावा देने का आज कारण ये है कि आज जनसंख्या का विस्फोट हुआ है, जनसंख्या हमारी लगभग 150 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। ठीक है सर, अब हम जैसे ही मलिक जावेद जी जुड़ेंगे, हम उनसे इसका जवाब लेंगे कि आप बार बार सरकार के कामों में अड़ंगा क्यों लगाते हैं। लेकिन एक जो सवाल है आपसे, जो जेन्युइन सवाल है, आशा है कि आप जेन्युइन जवाब भी देंगे। 2020 में राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता मिशन शुरू हुआ था, लेकिन जनसंख्या स्थिर नहीं हो पाई, दर भी नहीं घट पाई।
क्यों? सर आपसे सवाल है मेरा। देवेंद्र जी, आप मुझसे वो सवाल कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आप ही से सवाल कर रहे हैं। तो बीजेपी से हैं आपकी आप। आवाज कट रही, दोबारा बोलिए। जी, 2020 में राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता मिशन शुरू की गई थी, लेकिन जनसंख्या स्थिर नहीं हो पाई, नहीं रेशियो घट पाया वृद्धि का। क्यों? देवेंद्र जी, ये जो जनसंख्या है ये 1-2 दिन की जनसंख्या नहीं है, आपको ही पता है। ये 1-2 साल की जनसंख्या नहीं है। ये लगातार पीछे जो सरकारें रही हैं, ठीक है, हमारी भी 9 साल से सरकार है, मगर कहीं ना कहीं वो जो आंकड़े अब आए, ये 2011 में, जहां तक मुझे ज्ञात है 2011 में जनसंख्या गणना हुई थी। उसके बाद ये जनसंख्या बढ़ी है, जिसमें कि 3 साल कांग्रेस का शासन रहा, उसके बाद हमारा शासन है। तो कहीं ना कहीं पिछली सरकारों की वजह से हम चीन से आगे निकले हैं जनसंख्या के मामले में, और बाकी मामलों में हम कहीं ना कहीं पीछे हों। जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये एक दिन की समस्या नहीं है, कारण यही है सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये एक दिन की समस्या नहीं है, ये पुरानी समस्या है। लेकिन चीन की भी एक दिन की समस्या नहीं थी, वो भी, उसकी भी जनसंख्या वृद्धि जो है पुरानी ही समस्या थी। लेकिन अगर जो उससे कंपेयर कर रहे हैं हम अपने आप को, तो वो इस पर काबू पाने में समर्थ रहा है, हम क्यों नहीं हो पाए हैं? आप फेल्योर हुए हैं, या आपके पहले की जो सरकारें थी वो फेल्योर थी? कहां कमी हुई है? क्या इसका विश्लेषण कर पाए हैं? देवेंद्र जी, लगातार हमारी सरकार प्रयासरत है इसके लिए, ठीक है, और हमारे जो लोग हैं, अपने लोग हैं, वो भी इसमें लगे हुए हैं, जो कि सरकार को लगातार इसका आउटपुट दे रहे हैं। कई संगठन हमारे ऐसे हैं जो इसको लेके सरकार को भी बता रहे हैं, सरकार को इसका एक ट्वीट दे रहे हैं। मगर क्या हो रहा है कि विपक्ष को देखते हुए, क्योंकि आपने देखा था जब एनआरसी की जब लागू हुई, तो पूरे भारत में इन्होंने इतना बुरा हाल कर दिया, जानबूझ के इन्होंने जगह जगह धरना दिए, जगह जगह प्रदर्शन किए, जगह जगह झगड़े किए। ठीक है, दिल्ली में आपने देखा क्या माहौल रहा था। तो उसको लेके सरकार जब इससे लागू करेगी, ठीक है, अभी करती है या इससे अगली 3.0 में जो अगली सरकार होगी जब करेगी, तो पूरे इसको लेकर पूरे प्रॉपर तरीके से इसे लागू करेगी। और चलिए, हम आपकी बात मान लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं। अभी जैसे ही मलिक जावेद जी हमसे जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ेंगे, उनसे भी सवाल लेंगे, और जो बार बार जो आप ठीकरा जो है विपक्ष पे फोड़ रहे हैं, उसका जवाब हम लेंगे। रमेश शर्मा जी, हम आपके पास आ रहे हैं। 2071 में हम दो हमारे दो, इसका नारा दिया गया था जनसंख्या नियंत्रण एक तरह से करने के लिए, हम दो हमारे दो। बाद में सरकार ने संशोधन करके उसमें हम दो हमारे तीन कर दिया। आखिर जरूरत क्या पड़ी? क्यों? आखिर कहां से दबाव? जी, कहां से दबाव आ गए? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति है जी, मुझे कई बार आश्चर्य होता है कि देश के मामले में, राष्ट्र और संस्कृति के मामले में भी कई बार राजनीति उसमें टांगे आड़े अड़ाती है। जैसे मान लीजिए, हम दो हमारे दो 1971 में नीति बनी थी, और यदि आपको ध्यान होगा, मुझे तो ध्यान है, जब आपातकाल लगा तो वो बहुत बदनाम हुए संजय गांधी, और उन्होंने अनिवार्य कर दिया था अपना नसबंदी वाला ऑपरेशन, जो परिवार कल्याण वाला ऑपरेशन। और उसके बाद जब विपक्ष सरकार में आया 77 में, तो उन्होंने सबसे पहले उसको अनिवार्यता को खत्म कर दिया था और बहुत सारी रियायतें दे दी। तो आज जो विपक्ष में जो बैठता है वो लगभग एक सी ही बात करता है। इसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक इच्छा शक्ति की भी बहुत आवश्यकता है। आप मुझे बताइए, हमसे छोटा देश है म्यांमार, उसने सब रोहिंग्याओं को बाहर कर दिया, सब मिलकर के बाहर कर दिया। चीन पाकिस्तान से इतनी दोस्ती की दावे भरता है और उसके बाद उसने पाकिस्तानियों का बाहर कर दिया। लेकिन भारत में बाकायदा रोहिंग्याओं के मोहल्ले बस गए, बांग्लादेशियों की बस्तियां बस गई। दिल्ली में, कश्मीर में देश का ऐसा कौन सा हिस्सा है जहां इन देशों के घुसपैठ के नागरिक नहीं बचे? तो कुल मिलाकर के सबसे बड़ी बात तो सीमा सुरक्षा बल, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति, सबको पता है। अब रोहिंग्या उनके सर्टिफिकेट बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये मध्य प्रदेश में कितने आपकी आवाज आ रही है? बंगाल का पता लिखा रहे हैं।
बंगाल का अपना पता लिखा रहे हैं और नागरिक बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ राजनीतिक इच्छा शक्ति, प्रशासनिक शक्ति, ये दोनों इस बात के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा कौन है भाजपा वाला है, कौन कांग्रेस वाला है, कौन कलेक्टर है जो ये नहीं जानता कि उसके जिले में इतनी बस्तियां रोहिंग्याओं की, बांग्लादेशियों की और नेपालियों की बस गई, निकाल करके बाहर क्यों नहीं करते? भाई मुझे एक बात बताइए, दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहां घुसपैठी है, बस्ती बना रहे हैं और उनको राशन कार्ड बन रहे हैं, उनको खाना दिया जा रहा है? ये केवल भारत में ही संभव है। कहने की बात अलग है, प्रशासनिक जो क्षमता होनी चाहिए, जो एक विल पावर होनी चाहिए, उसका अभाव है यहाँ राजनीतिक दलों में। जी मलिक जावेद जी से हमारा संपर्क हो गया है, कांग्रेस प्रवक्ता है। बहुत देर से हम प्रयास कर रहे थे कि इनसे भी कुछ रिएक्शंस लिए जाएं, तो बात 1971 की हो रही है और हमारे दो का नारा दिया था सरकार ने, बाद में 3 कर दिया, क्यों? आज की बात कर ले तो बेहतर होगा देवेंद्र जी। सर आज की बात हम करेंगे, सर हम आज की बात करेंगे जी, लेकिन जो सवाल चल रहा है, तो दीजिए, 1 मिनट तो दोगे ना, फिर काउंटर क्वेश्चन पूछना। ठीक है, कीजिए। तो आप जो भी सवाल पूछोगे सबके जवाब दूंगा, लेकिन आप मेरा स्टेटमेंट तो हो जाने दीजिए। ये भाजपा के प्रवक्ता है, विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पड़ी हुई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा केंद्र सरकार से कि भाई आपको फैमिली प्लानिंग को लेके, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को लेके क्या आपका स्टैंड है? तो मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया और कहा हम फोर्स नहीं कर सकते भारतीय नागरिकों को कि उनके कितने बच्चे हो। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा केंद्र सरकार ने कि पिछले 100 सालों में सबसे कम फर्टिलिटी रेट जो है भारतीयों का आज है। और तीसरी बात एक और बता दूं मैं आपको, केंद्र सरकार ने एफिडेविट में यह भी कहा कि हमने एक संधि साइन की हुई है जिसमें हम अपने भारतीय नागरिकों को फोर्स नहीं कर सकते कि उनके बच्चे कितने हो। लेकिन भाजपा के नेता हो, मंत्री हो, संतरी हो, वो टीवी पर कर आकर झूठ बोल रहे हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, विपक्ष रोक रहा है, सब झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई ये है कि विश्व गुरु बना दिया है पॉपुलेशन में मोदी सरकार ने। इससे पहले भुखमरी में बनाया था, इससे पहले महंगाई में बनाया था, इससे पहले बेरोजगारी में बनाया था। अब मैं आ जाता हूं, आपके जो वरिष्ठ साथी है हमारे पत्रकार महोदय, वो विदेशी लोगों को बता रहे हैं कि जिम्मेदार है। अभी आसाम में एनआरसी हुई थी, निकालिए, 19 लाख लोग बाहर हुए, एनआरसी से निकालते क्यों नहीं हो आप निकलवाइए सरकार से, कहां भेजोगे आप, निकलवाओ। लेकिन ये झूठ बोलना, लेकिन सवाल ये है ना कि जब निकालने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं ये भी सत्यता है। उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। जी जावेद साहब, और बीजेपी के लोग टीवी पे आगे चिल्लाए पॉपुलेशन कंट्रोल बिल होना चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल होना चाहिए। जावेद साहब, आपको पता है आपको जावेद साहब, जब रोहिंग्याओं को निकलवाने की बात हो रही है, बांग्लादेशियों को निकालने की बात हो रही है, तो विपक्ष भी आड़े आ रहा है। सर, विपक्ष भी आड़े आ रहा है, क्यों? नहीं, जावेद जी हमारे साथ सबसे आगे खड़े होंगे। जब हम ये काम करेंगे तो ये सबसे आगे खड़े होंगे जावेद जी, कांग्रेस की तरफ तो झंडा लेके खड़े होंगे। फिर झूठ बोल रहे हो, फिर झूठ बोल रहे हो। आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि आप कोई पॉपुलेशन कंट्रोल बिल नहीं लाओगे। जावेद जी जरा, आपने सुप्रीम कोर्ट में ये मानते हो, सुप्रीम कोर्ट में नहीं मानते हो? मैं सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया आपने मोदी सरकार ने कि कोई पॉपुलेशन कंट्रोल बिल नहीं आएगा, और फोर्स नहीं कर सकते भारतीयों को, और आप यहाँ पे आके प्रवचन देते हो, झूठ बोलते हो। क्या है फर्टिलिटी रेट पता है देश का? ये राष्ट्रीय चैनल है देवेंद्र, जब आपने झूठे आंकड़े दिए सुप्रीम कोर्ट में कि फर्टिलिटी रेट घटा है। हम चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण हो, और हम, अरे सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट भी आपकी सरकार ने किया क्या? सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है आपने कि कोई पॉपुलेशन कंट्रोल बिल नहीं आएगा, हम फोर्स नहीं कर सकते भारतीयों को, तो झूठ बोलने का बंद कर दीजिए। झूठ बोलना जब म्यांमार से कोई आता है, जब बांग्लादेश से आता है, तो सबसे पहले आप खड़े होते हैं आगे। अरे बांग्लादेश छोड़ो, यहाँ विश्व गुरु बन गया पॉपुलेशन में, विश्व गुरु बना दिया महंगाई में, विश्व गुरु बना दिया एलपीजी में, महंगाई में, विश्व गुरु बना दिया आपने भुखमरी में। उद्योगपतियों का विकास हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा है। विश्व गुरु बना दिया आपने पॉपुलेशन में, क्या कर रहे हो आप लोग? पॉलिसी लाओ कोई। विपक्ष आड़े हाथ हो रहा है, विपक्ष ये कर रहा है। अरे आप क्या कर रहे हो? आप 9 साल से हो गए, कब तक विपक्ष का ठीकरा बोलोगे? कब तक गाओगे? सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल रहे हो आप, इसका मतलब ये झूठ बोलना बंद कर दो, देश को गुमराह करना बंद कर दो। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट कुछ और देते हो, टीवी पे आगे झूठ बोलते हो आप।
सरकार क्या कह रही है ये बताइए ना। मोदी सरकार क्या कह रही है कि कोई नहीं आएगा, हम फोन नहीं कर सकते भारतीयों को। कांग्रेस ने हमेशा झूठ बोला। ठीक है सर, ठीक है, कुछ सार्थक बातचीत भी हो जाए। ठीक है, दोनों मेहमान ठीक है, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, अच्छी बात है, एक सार्थक बातचीत हो जाए। रमेश शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे थे। रमेश शर्मा जी, अरे ठीक है सर, ठीक है। संदीप वर्मा जी, संदीप वर्मा जी, कहीं न कहीं सरकार की राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति में कमी जरूर है, ये बात मानिए आप। ठीक है, रमेश शर्मा जी कुछ कह रहे थे जी। नहीं, मैं ये जो आप कह रहे हैं कि राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति में कमी है, निश्चित रूप से इस मामले में वो जो संकल्प शक्ति होनी चाहिए उस संकल्प शक्ति का अभाव है। आप मुझे बताइए, यदि आपातकाल में उन्होंने परिवार नियोजन ऑपरेशन अनिवार्य किया था तो जब सरकार में ये लोग आए, जनता पार्टी वाले आए, तो उस कानून को क्यों बदला, क्यों उसमें छूट दी? तो कहीं ना कहीं विपक्ष में रह करके अलग बात करना, सत्ता में रह करके अलग बात करना, ये स्वभाव कांग्रेस का भी है और दूसरे दलों का भी है। मैं समझता हूँ जब राष्ट्र के हित की कोई बात होती है उसमें राजनीति करके सोचना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये जो आप अगर देख रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं संकल्प शक्ति और सीमा पर होना चाहिए। 19 लाख लोग एनआरसी से बाहर हो गए, बाहर निकालिए उनको। नहीं, एनआरसी आई तो मलिक साहब आपने हमारे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। सारे देश के लोगों को जोड़ा और ठीक है, आपने हमारे एक सवाल का जवाब नहीं दिया सर। आपने संदीप वर्मा जी हम आपके पास आएंगे, संदीप वर्मा जी हम आपके पास आएंगे, पूरा समय देंगे आपको, लेकिन मलिक साहब ने हमारे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। 1971 में हम दो हमारे दो नारा दिया गया था, 3 क्यों कर दिया गया, किसके दबाव में? सब कुछ कांग्रेस ही करेगी। अब तो सरकार में मोदी जी आए, विश्वगुरु बना दिया है, आप इनसे भी करवा लीजिए कुछ काम जी। हमने तो इतनी गरीबी हटा दी है कि चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाए देश का। कुछ काम इनसे भी कराइए या हमसे ही कराएंगे सारा काम? देवेंद्र जी इनसे कराइए। विश्वगुरु बना दिया, भुखमरी में, आबादी में, लोन लेने में, कर्ज लेने में विश्वगुरु बन गए हम, बेरोजगारी में विश्वगुरु बन गए हम, चाय वाले को प्रधानमंत्री बना दिया। जी अच्छा श्रेय ले रहे हैं, अच्छा श्रेय लेना भी चाहिए, नहीं श्रेय लेना भी चाहिए, लेकिन ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ सर। थोड़ा काम भाजपा को भी करने दीजिए। ठीक है, जवाब तो ले रहे हैं ना हम शुरू से जवाब उन्हीं से ले रहे हैं। एक प्रश्न का उत्तर तो आप दे दीजिए मलिक साहब, एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए जी। क्या ही 1971 में हम दो हमारे दो, फिर 3 क्यों? क्या हम दो हमारे दो का नारा दिया गया था, बाद में संशोधन करके 3 कर दिया गया। गरीबी हटाएंगे। चलिए ठीक है, आप इस सवाल का जवाब नहीं देंगे, लेकिन हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। 2020 में राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता मिशन शुरू की गई थी सर। 2020 में राष्ट्रीय, अरे आप लोग सुनेंगे भी, इतना बड़ा मुद्दा और इस तरह से बातें होंगी तो क्या सार्थक कोई कुछ परिणाम निकल पाएगा क्या? आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए, तथ्यों पे बात कीजिए, इधर उधर की बातें करने से नहीं होगा। आज तक इधर उधर की बातें हो रही हैं, इसीलिए हम लोग चीन से आगे निकल गए पॉपुलेशन में। 2020 में राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता मिशन की योजना लागू की गई थी। इसमें स्थिर किया जाना था, लेकिन क्या स्थिर हम लोग क्यों नहीं कर पाए? कहां सरकार अपने आप को कमजोर महसूस की, कहां पर? क्या यहां भी विपक्ष आड़े आया? संदीप वर्मा जी। देवेंद्र जी, कहीं भी सरकार अपने को ना कमजोर समझ रही है और ना ही किसी बात को लेके किसी संशय में है। सरकार हमेशा अपने कदम को लेके पूरी तरह दृढ़ है, पूरी तरह काम कर रही है। और ये आपको भी पता है कि इस देश की हर जनसंख्या को पता है, इस देश का। चलिए सर, ठीक है। गर्भ निरोधक उपकरणों के पहुंच को बढ़ाना था इस योजना के अंतर्गत।
स्त्रियों को सशक्तिकरण करने की योजना थी कि जिससे कि वो सबल बने और जनसंख्या का नियंत्रण हो पाए। ये सारी जो योजनाएं बन रही है ना, सरकार को दिखाता है कि वास्तव में उसका ध्येय क्या है। रमेश शर्मा जी के पास जाना चाहेंगे क्योंकि हमारे पास समय की बहुत कमी है। रमेश शर्मा जी, वास्तव में अगर जो जनसंख्या पर नियंत्रण करना है तो किसी सरकार को और विपक्षी पार्टियों को वास्तव में करना क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो समाज को जागरूक करना होगा। समाज को ये बताना होगा कि देश में भूमि कम है, संसाधन कम है, इसीलिए वो अपने परिवार को सीमित करें। ये सामाजिक जागरण आवश्यक है। और दूसरा, कहीं ना कहीं सीमा पर बहुत सख्ती आवश्यक है। और दूसरे, प्रशासनिक तौर पर यह इच्छा शक्ति भी आवश्यक है कि लोगों को जो आ गए हैं उनको बाहर कर। अगर बर्मा बाहर कर सकता है, म्यांमार बाहर कर सकता है, चीन बाहर कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? जो लोग घुसपैठ में आए उनको बाहर करो, सामाजिक जागृति हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तो इस समस्या से हम समाधान पाएंगे। जी, इस समस्या से समाधान पाएंगे, यानी कि इच्छा शक्ति की बहुत ही जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। आप तीनों मेहमान आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो अगर जो पॉपुलेशन पर नियंत्रण यानी कि जनसंख्या पर नियंत्रण करना है तो इच्छा शक्ति का होना अति आवश्यक है। चाहे वो सरकार की इच्छा शक्ति की बात हो या फिर लोगों की भी इच्छा शक्ति की बात हो। लोगों को खुद संकल्प लेना होगा क्योंकि हमारे संसाधन कम हैं, हम कम बच्चे पैदा करें। यह सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, जिसे हमें भी समझना होगा और थोड़ी सी बुद्धिमानी से काम करना होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।